दोस्तों नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन पर स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के बाद आपका सारा फोकस जीआईसी पर है, हमें पता भी है। और जीआईसी का जो प्रवक्ता ग्रेड का परीक्षा होने वाला है वह 19 सितंबर को होने वाला है। तो अभी आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है ना? तो मेरा प्रयास यही है कि मैं छोटा-छोटा वीडियो अपलोड करके आपका एक तरह से रिवीजन मैं कराता चलूँ। तो मेरा प्रयास यही रहा है। अब इसके वास्ते बिल्कुल छोटा-छोटा वीडियो आपको मिलेगा, 7-8 मिनट 10 मिनट के आसपास का ही वीडियो आपको मिलेगा। और काव्यशास्त्र से रिलेटेड लगभग जितने भी मटेरियल हैं, करीब-करीब पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है। कुछ तो आप इधर इसी हफ्ते में पाए हैं और कुछ पहले से अपलोड है। तो उसको भी आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू हम लोग करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य हैं, जो भारतीय काव्यशास्त्री हैं, उनके बारे में मूल तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। केवल टू द पॉइंट मैं यहाँ चर्चा करूँगा। अभी आपको लगेगा कि यहाँ से हर एक आचार्यों से 5-7 प्रश्न बन सकते हैं या 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, वो सब आपको यहाँ से मिलने वाला है। कैसे? जैसे देखिए, भरत मुनि का जो समय रहा है वह क्या है? द्वितीय शताब्दी रहा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरत मुनि अ, किस शताब्दी के थे? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना? अच्छा, इनका जो ग्रंथ है सब लोग जानते हैं, नाट्यशास्त्र। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? ये देखिए, तो अध्याय की संख्या 36, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, भरत मुनि ने कुल कितने गुण और कितने दोष माने हैं? यह भी देखिए, 10 गुण और 10 दोष ये माने हैं। ये आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार क्या, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, उसको अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है ना? अलंकार की जहां तक बात है, भरत मुनि जो है कि यह 4 अलंकारों का उल्लेख किए हैं। कौन कौन? यमक, उपमा, रूपक और दीपक। ये केवल 4 अलंकार का ही इन्होंने उल्लेख किया है। रस की अगर बात किया जाए तो सिर्फ 8 ही रस मानते हैं, ठीक है ना? और ये संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। अर्थात हर एक पंक्ति एक एक प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है ना? हर एक पंक्ति एक प्रश्न बनेगा। इसी तरह से आपका आगे डिटेल हर एक संस्कृत आलोचना के आचार्यों का तथ्य आप जानेंगे, ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ठीक है ना? जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहे। आइए भामा के बारे में हम लोग देखते हैं। भामा के बारे में इनका समय क्या रहा है? इनका समय रहा 6ठी शताब्दी। ये समय जरूर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, समय अक्सर पूछा जा रहा है, ठीक है ना? इनका समय है 6ठी शताब्दी भामा का। इनकी जो रचना है आप सब जानते भी हैं, काव्यालंकार, ठीक है ना? अच्छा, अलंकार शास्त्र के ये प्रणेता हैं। प्रश्न आता है कि अलंकार शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है, ठीक है ना? अलंकार को नाट्य शास्त्र से अलग किया, क्योंकि नाट्य शास्त्र के अंतर्गत ही पहले अलंकार का प्रयोग किया जाता था। अलंकार नाट्य शास्त्र के अंतर्गत था, लेकिन भामा ने जो है इसको नाट्य शास्त्र से अलग किया। एक प्रश्न यहां से बन सकता है। इनका जो प्रमुख सिद्धांत है आप सब जानते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है ना? शब्द और अर्थ दोनों मिल करके काव्य होते हैं, यानी दोनों काव्य हैं। ये इसका मतलब शब्दार्थो, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा ये शब्दार्थो हो गया है। यह मेरा दोष नहीं है। मैं जो टाइपिंग करके जैसे पीडीएफ बना रहा हूँ, तो जो पीडीएफ में किसी दूसरे फॉन्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसके वजह से कुछ मात्रागत अशुद्धियाँ हो रही हैं। तो आप पीडीएफ अगर आप तैयार करेंगे, अगर आप प्रिंट कराना चाहेंगे तो थोड़ा करेक्शन करके आप करिएगा। वैसे तो इतना आप जानते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उतना आप जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो केवल मात्रागत अशुद्धियाँ पीडीएफ बनाने में हो रहा है, और कोई बात नहीं। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं किस फॉन्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो जा रहा है। हालांकि जहां मैं बना रहा हूं वहां सही है, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। गुणों की संख्या भामा ने कितना माना है? ते 3 माना है। कौन कौन? वही जो सबसे ज्यादा चर्चित है, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है, यानी कि वक्रोक्ति को सबसे ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है और वक्रोक्त को ही मतलब अलंकारों का मूल माना है इन्होंने। और ये रीत को नहीं मानते हैं, ये मानते किसको हैं? गुण को, काव्य गुण को, ठीक है ना। रीत को न मानकर ये जो है कि काव्य गुणों का विवेचन किए हैं। तो ये इतना तथ्य भामा के संदर्भ में है, आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अगर आप जूनियर एडेड की तैयारी कर रहे हैं, टेट में तो खैर नहीं उठा सकता है, टेट तो थोड़ा लोअर हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि जो लेक्चरर ग्रेड के अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो होता है उसमें भी इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, समय जो है, दंडी के बारे में हम लोग जानते हैं। दंडी के बारे में, इनका समय जो है 7वीं शताब्दी है, ठीक है ना। समय याद करते चलिएगा। इनका रचना क्या है? काव्यादर्श। अब प्रश्न ये बनता है कि काव्यादर्श तो जानते हैं दंडी की रचना है, लेकिन कितने परिच्छेद में? परिच्छेद का तात्पर्य यहाँ अध्याय से है, ठीक है ना। ये कितने अध्याय में विभक्त है या कितने अध्याय काव्यादर्श के हैं? तो 4 परिच्छेद हैं। इनके अध्याय को परिच्छेद कहा जाता है, ठीक है ना। और ये अलंकारवादी आचार्य रहे हैं। दंडी जो है अलंकारवादी आचार्य रहे हैं। और ये वैदर्भी गौड़ी रीत को सबसे पहले पारंपरिक अंतर स्पष्ट किया। माने वैदर्भी और गौड़ी रीत में जो मूल अंतर है, सबसे पहले इन्होंने ही स्पष्ट किया। और बलदेव उपाध्याय ने दंडी को रीत संप्रदाय का मार्गदर्शक बताया है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि रीत संप्रदाय के मार्गदर्शक कौन है, ठीक है ना। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और ये वामन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वामन का जो समय है, इनका समय है 8वीं शताब्दी। कौन सा समय है? 8वीं शताब्दी है। रचना इनका क्या है? रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र। और ये 5 परिच्छेद में है। यहाँ भी आधा च छूटा हुआ है, ये फांट की वजह से ऐसा है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ जो है काव्यालंकार सूत्र जो है यह 5 परिच्छेद में अर्थात 5 अध्याय में है। और वामन को जो है रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है, ठीक है। रीतिरात्मा काव्य से, रीति काव्य की आत्मा है, ये इनका सिद्धांत है। रीति को ये काव्य की आत्मा मानते हैं। जो रीति कितने प्रकार के होते हैं? तो इनके अनुसार रीति के 3 प्रकार बताए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। गुणों की बात जहां तक करें, ये गुण की संख्या 10 बताए हैं, लेकिन 10 जो है शब्द के आधार पर गुण बताए हैं, 10 अर्थ के आधार पर गुण बताए हैं। यहां देखिए, शब्द के आधार पर 10 गुण और अर्थ के आधार पर 10 गुण, ये कुल मिलाकर के 20 गुण की चर्चा ये किए हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि किस आचार्य ने 20 गुणों को माना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानते हैं। ये वक्रोक्ति को क्या मानते हैं? सादृश्य मूलक लक्षणा मानते हैं, ठीक है ना। सभी अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानना, मतलब ये सभी अर्थालंकारों को उपमा अलंकार का प्रपंच मानते हैं, अर्थात उपमा अलंकार से सभी अर्थालंकार उत्पन्न हुए हैं, इनका ये मानना है, या उसी से संबंधित सब हैं, इनका ये मानना है, ठीक है। तो इस तरह से इतना वामन के संबंध में है। आइए हम लोग देखते हैं उद्भट के संबंध में। उद्भट जो है, इनका समय क्या रहा है? 8वीं शताब्दी रहा है, ठीक है। और इनकी रचना का नाम है अलंकार सार संग्रह। क्या है? अलंकार सार संग्रह रचना इनका है। ये अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं और श्लेष अलंकार को क्या माने? सर्वश्रेष्ठ माने हैं। तो इनकी रचना जो है काव्यालंकार सार संग्रह है, अलंकारवादी आचार्य हैं और श्लेष अलंकार को सर्वश्रेष्ठ माने हैं। चलिए रुद्रट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका जो समय है यह आपका है 9वीं शताब्दी। कौन शताब्दी है? 9वीं शताब्दी। इनकी रचना जो है काव्यालंकार ही इनका भी नाम है, इनकी भी रचना का नाम है काव्यालंकार है। और यह 16
अध्यायों में बटा हुआ। कितने अध्यायों में? 16 अध्यायों में बटा हुआ है। आप इसको भी याद कर लें। आनंदवर्धन के बारे में हम लोग देखते हैं। इनका रचना जो ध्वन्यालोक है, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ध्वन्यालोक किसकी रचना है, तो ये क्या किसकी है? आनंदवर्धन की है। इनका जो समय है ये 9वीं शताब्दी है, ठीक है ना। और ये 4 उद्योग, उद्योग का मतलब ये जी कि आनंद, ये ध्वन्यालोक जो है, ध्वन्यालोक, ये उद्योग का मतलब अभ्यास से मतलब ये 4 अभ्यास में बटा हुआ, 4 पाठ में बटा हुआ है। और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। किसके? ध्वनि संप्रदाय के। ठीक है। कुंतक के बारे में आइए देख लेते हैं। कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है और इनका समय क्या है? 10वीं शताब्दी है। धनंजय के बारे में देख लीजिए। धनंजय का समय जो है, इनका भी समय 10वीं शताब्दी ही है और इनकी रचना जो है 10 रूपक है और ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। यानी धनंजय जी का जो समय है 10वीं शताब्दी, रचना 10 रूपक और ध्वनि विरोधी आचार्य। भोजराज के संबंध में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। हाँ, भोजराज के संबंध में हम लोग देख लेते हैं। इनका समय है 11वीं शताब्दी। रचना जो है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद मम्मट के बारे में हम लोग देखते हैं। मम्मट का जो समय है यह 11वीं शताब्दी है। इनका रचना काफ़ी चर्चित, आप जानते भी हैं, काव्य प्रकाश है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये 10 उल्लास में बटा है। कितने में? 10 उल्लास, अर्थात 10 पाठ में ये बटा हुआ है, ठीक है ना। और ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। ध्वनि विरोधी आचार्य, ये एक प्रश्न यहाँ से बनता है। क्षेमेंद्र के बारे में जान लेते हैं। समय इनका जो है 11वीं शताब्दी है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? औचित्य संप्रदाय के। क्षेमेंद्र के गुरु का क्या नाम है? तो अभिनव गुप्त है। और इनकी रचना क्या है? कवि कंठाभरण, ठीक है ना, ये इनकी रचना है। आइए रुय्यक के बारे में जान लेते हैं। रुय्यक, इनका समय जो है 12वीं शताब्दी है और रचना है अलंकार सर्वस्व, ये इनकी रचना है। हेमचंद के बारे में आइए देख लेते हैं। इनका रचना जो है काव्यानुशासन है और हेमचंद के 2 शिष्य बहुत फेमस हैं, रामचंद्र और गूढ़चंद्र। ये हेमचंद्र के शिष्य रहे हैं। जयदेव के बारे में जान लेते हैं। जयदेव, इनका समय जो है 13वीं शताब्दी है और इनकी रचना जो है चंद्रालोक है। इनकी रचना क्या है? चंद्रालोक है। तो इस तरह से ये इन संस्कृत आचार्यों का आप पूरा डिटेल पढ़े, जहाँ से जो मुख्य मुख्य प्रश्न आ सकते हैं। और दोस्तों मैं एक श्रृंखला शुरू किया हूँ, आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। कि आप ये थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आपको 5 प्रश्न दे रहा हूं, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि उससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते भी हैं। तो एक डिटेल पढ़ाई भी हो जाएगी और छोटा छोटा एक जो है कि आपका टेस्ट भी होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये स्वयं का परीक्षण है आपका, इसको कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? क्वेश्चन नंबर 1, आप बताइएगा कितने अध्याय हैं, वो इसी में मिलेगा। अलंकार शास्त्र के प्रणेता कौन है? इसी में मिलेगा। काव्यादर्श किसकी रचना है? वह भी प्रश्न इसी में मिलेगा। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? वह भी प्रश्न इसी में मिलेगा। और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे ये लगेगा कि हाँ चलिए, तैयारी भी आपकी होती रहेगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि चलिए मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है। तो दोस्तों अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग लाइक और शेयर कीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।